सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आप कैसे हैं? एक्चुअली गाइस मैं पिछले पार्ट में ही एक पार्ट कंप्लीट करवा देता आपका, जो मैंने अभी एक पार्ट अपलोड करा है यूट्यूब पे, इसी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। एक्चुअली मैंने इसको पूरा ओवरव्यू फिनिश कर दिया था और मैं इंट्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहा था। ओके, और मैंने कुछ इंट्रोडक्शन भी इसका समझा दिया था, राइट। लेकिन एक कॉल आ गया था सडन से, ठीक है, और उससे जो मेरी वीडियो थी वो छूट गई थी। So I was feeling very bad on that time, but nobody. So आज हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, ठीक है। ओवरव्यू ऑलरेडी मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया है। सो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जो पालमपुर विलेज है, ठीक है, ये एक वेल कनेक्टेड विलेज है। मतलब ये हर जगह से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके जो नेबरिंग विलेज है वो रायगंज है, जो कि 3 किलोमीटर्स पालमपुर से दूर है, ठीक है। एंड जस्ट सपोज ये पालमपुर है, राइट। अब इससे 3 किलोमीटर दूर जो है वो रायगंज है, वो इससे बड़ा विलेज है, ठीक है, वो इससे बड़ा विलेज है। ओके, और इससे लाइक कुछ और दूरी पर एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा टाउन है, ठीक है। इसका नाम है शाहपुर। ओके, जिसका नाम है शाहपुर। यहाँ पे गिवन भी बताता हूँ आपको। ये देखिए, एक शाहपुर नाम का स्मॉल टाउन है जो कि रायगंज से नियरेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम। लिसन, यहाँ पर पहले देखिए, अभी छोड़ते हैं थोड़ा सा। Palampur is well connected with neighboring villages and towns Raiganja village. ओके, पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आया है, एन ऑल वेदर रोड, ठीक है। तो ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है कि ये हर सीज़न में, चाहे वो स्प्रिंग सीज़न हो, चाहे वो विंटर सीज़न हो, चाहे वो समरी सीज़न हो, चाहे वो रेनी सीज़न हो, ये हर सीज़न में एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर रोड्स वगैरह बनी हुई है, तो ये हर सीज़न में वेल कनेक्टेड एक तरीके से वेदर रोड कनेक्ट्स है। मतलब हर सीज़न में उसमें जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं वो चलते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा बिल्टअप इस विलेज का है। सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, ठीक है। अब कई सारे जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो दिख जाते हैं, जैसे बुलक कार्ट्स है, बैलगाड़ी हैं, तांगा हैं, ठीक है। वुडन कार्ट, इनको हम लोग बोगैस कहते हैं, ठीक है, बोगैस। लोडेड विद जैगरी, ठीक है, जो कि गुड़ जो होती गुड़, ठीक है, जो बोगैस वगैरह हैं वो गुड़ के कट्टों उससे, गुड़ के जो बोरे वगैरह होते हैं उससे लदी हुई होती हैं। एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक, ठीक है। और भी दिखते हैं हम लोगों को, लाइक मोटरसाइकिल है, जीप्स हैं, ट्रैक्टर ट्रक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट्स और दिखते हैं। सो दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। ओके, तो ये जो विलेज है, एक छोटा सा विलेज है, तो नॉर्मल इसमें 450 फैमिलीज़ हैं, 450 फैमिली हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, ठीक है। अब जो 80, देखो, 450 हैं टोटल पॉपुलेशन फैमिलीज़ की, ठीक है। अब इसमें जो 80 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, फैमिलीज़ की 450 है, उसमें फिर एक फैमिली में 6 से 7 लोग हो सकता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे फैमिलीज़ की गिवन है पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल मिश्रा फैमिली की एक है, फिर शर्मा फैमिली की एक है, फिर डाकोस फैमिली की एक है, लाइक दिस, ठीक है। सो इसमें जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं। कौन सी कास्ट से? अपर कास्ट से, ठीक है। और रेस्ट ऑफ 370 वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सो द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो अब भाई, जब वो अपर कास्ट फैमिली है तो वो अपना एक तरीके से रुतबा चलाती हैं, और वो जितना विलेज में ज़्यादा लैंड होता है वो उसको ओन करती हैं, ठीक है। सो देयर हाउस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनमें उनके जो हाउस हैं उनमें कुछ के तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, प्लास्टरिंग, ठीक है, जिनके प्लास्टरिंग से बने हुए हैं, ठीक है, ब्रिक्स से बने, ईंटों से बने हुए हैं, मतलब पक्का हाउस है उनके, ठीक है। फिर द एससीज दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, ठीक है। अब देखो, ये जो एससी वगैरह है, हालांकि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, ओके, ये 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन ये जो है ये इनको विलेज के एक टाइप से कॉर्नर में फेंक दिया जाता है। वहाँ पर ऐसा है कि जो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं उनकी सोसाइटी अलग है, और जो लोअर कास्ट फैमिलीज़ हैं उनकी सोसाइटी अलग है। वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम अप्लाइड होता है, ठीक है। तो इनकी अलग एक तरीके से सोसाइटी है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, लेकिन विलेज के अंदर ही हैं, ठीक है। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, इनके हाउस जो है वो काफ़ी स्मॉल है। सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, जिनके कुछ के मिट्टी है, स्ट्रॉ है, मड वगैरह, स्ट्रॉ मतलब पक्का हाउस नहीं, इनके कच्चे हाउस हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव
इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ठीक है, उनमें से कुछ के हाउस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है। इलेक्ट्रिसिटी powers all the tube bells in the fields and it is used in various types of small business। अब देखिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से प्रोवाइड होती है, जैसे ट्यूब बेल्स जो हैं वो रन होते हैं। अब जब ट्यूब बेल्स रन होंगे तो इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, स्मॉल बिजनेस वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। सो पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर के पास 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है, मतलब हाई स्कूल है, ठीक है। हर विलेज में बेसिकली सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, लेकिन मेनली मैं बात कर रहा हूँ कि हर विलेज में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पालमपुर है इसमें क्या है, इसमें 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड एक हाई स्कूल है। सो देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। अब प्राइवेट डिस्पेंसरी क्या होता है, जहाँ पर ये आपकी मेडिसिन वगैरह मिलती हैं, ओके, जो प्राइवेटली ओपन हो जाती हैं। और एक झोला छाप, मतलब जो बिना पढ़ा बिना डिग्री के डॉक्टर बैठता है, उसको प्राइवेट डिस्पेंसरी कहते हैं। सॉरी। So, so the description above shows that Palampur has fairly well developed system of food। इससे क्या पता चल रहा है, जो पालमपुर है वो काफ़ी अच्छा ही गांव है, जो कि जिसके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ फूड है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है उसका, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इरिगेशन जहाँ पर अच्छा है, स्कूल्स अच्छे हैं, हेल्थ सेंटर्स भी हैं। सो कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज, ठीक है। अब जो आपके पड़ोसी विलेजेस हैं उनसे ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कंपेयर कीजिए कि क्या आपके विलेज में ये फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। So, the story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities। जो पालमपुर विलेज है, जो कि एक इमेजनरी विलेज है, इसकी जो स्टोरी ली गई है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए ली गई है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, जितने भी विलेजेस हैं इंडिया में, फार्मिंग इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। और जो अलग प्रोडक्शन होते हैं उनको हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जैसे आप कुछ भी घर पे बना रहे हैं, दोने वगैरह बना रहे हैं, उनका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इससे प्रोडक्ट हो रहा है, इससे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए भी प्रोडक्शन हो गया। ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production। ठीक है, तो हम लोग इन जितनी भी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं इन सबके बारे में, इन सब के बारे में ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग वे में समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ओके। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, कि आखिर में प्रोडक्शन जो है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए अब यहाँ पर लाइन बाय लाइन पॉसिबल नहीं है समझाना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर, ठीक है। तो मैं आपको इजी वे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूँ। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। देखो कहीं पर भी अगर आपको प्रोडक्शन करना होगा, उसके लिए एक फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एक प्रॉपर थिंग है, जो आपको एक लैंड एरिया लेना होगा, ठीक है। लैंड एरिया पर ही आप एक प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब लैंड एरिया पर ही तो आप भाई, आप नदी में थोड़ी ना कर लेंगे, लैंड एरिया में आप बेसिकली एक फैक्ट्री बनाएंगे और उसके अंदर आपका प्रोडक्शन होगा। सेकेंड, लेबर। आप उस फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीन प्रोडक्ट्स हैं, उनको चलाने के लिए लोगों की सहायता भी पड़ेगी, ठीक है। उनको चलाने के लिए लोगों की सहायता भी पड़ेगी, तो लेबर भी इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल कैपिटल, ठीक है, फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कि एक तरीके से लाइक आपको कैपिटल, यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स के वे में जो कैपिटल होता है वो मनी से होता है, ओके। और जोग्राफिकल टर्म में जो कैपिटल होता है वो स्टेट एंड कैपिटल वाला होता है। तो फिजिकल कैपिटल्स की भी नीड पड़ेगी। टूल मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, ठीक है। अभी देखो ये टूल है, मशीन है, बिल्डिंग्स हैं, ये सब जो है फिक्स्ड कैपिटल्स में आते हैं। ये जो फिजिकल कैपिटल है फर्दर डिवाइड हो जाती है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल्स पर, ठीक है। और एक और कैपिटल होती है विच इज़ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये जो फिजिकल कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल पर डिवाइडेड है, ओके। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि टूल, मशीन, बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है। अभी हम लोग कैसे कह सकते हैं, देखो एक ही बार तो हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, और एक ही बार हम लोग टूल्स खरीदते हैं, मशीन्स भी, मतलब अगर हम लोग अच्छी खरीदें तो एक ही बार में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स सब बना लेते हैं एक ही बार में। अब हम लोगों ने अच्छा खरीदा, अच्छा बनाया है, तो मतलब ये फिक्स हो गया, राइट। ऐसे वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब आप किसको प्रोडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसकी भी मटेरियल नीड होगा, ठीक है, आपको रॉ मटेरियल होगा, मनी होगा, ठीक है, ये सब आपका वर्किंग कैपिटल में आ जाता है।
कि आपका उस उनको उन चीज़ों को खरीदने में कितना पैसा लग रहा है। तो ये जो है वो कैपिटल जो होती है वर्किंग कैपिटल होगा। फिर ह्यूमन कैपिटल आ जाता है। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल एज ए ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का जो मेन मीनिंग होता है वह, ठीक है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स से होता है कि ह्यूमन भी नीड होंगी, ठीक है, ह्यूमन जो होंगे वो काफ़ी नीडेबल होंगे उस फैक्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ को और ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो ह्यूमन है और एज अ लेबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के बेसिस पर ही वो मशीन्स को रन अप कर पाएंगे। सो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉम्बाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल्स एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, राइट, ह्यूमन कैपिटल है, इन्हीं सबसे बनते हैं। These are known as factors of production, जिनको हम लोग factors of production भी कहते हैं। If we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors, ठीक है। For convenience, we will refer to physical capital as the capital in this chapter. आपको शीट फैक्टर्स लोगों ने गिवन थे, इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे होते हैं फार्मिंग इन पालनपुर। अब फार्मिंग होती भी कैसी थी पालनपुर में, लैंड इज फिक्स्ड, जो लैंड था वो फिक्स्ड था। सो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। जो फार्मिंग है वो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब एक मेन एक्टिविटी थी जिसमें प्रोडक्शन होता था पालनपुर में। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग एंड आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल इतना लैंड जो है, जो कि किसका है, ठीक है, मतलब ये जो लैंड है ये पालमपुर में है, इसमें इतना, ये जो लैंड्स है जो मैंने पार्ट्स कर दिए हैं, ये लैंड्स, ये पूरे पूरे लैंड्स, ठीक है, ये पूरे पूरे लैंड्स, ये जो है ये किनके हैं, अपर कास्ट पीपल्स के, ठीक है। और अब ये लैंड बचा, ये आगे वाला, ये नहीं है अपर कास्ट वाले लोगों का, तो इसमें क्या है, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, मतलब इसको और टुकड़े में कर दिया, और टुकड़ों में, एक एक बीघा, दो दो बीघा में कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये लोअर कास्ट में डिवाइडेड हो जाएगी, ओके। ये ऐसा हुआ करता था, मतलब जो ज़्यादा पार्ट हुआ करता था लैंड का वो अपर कास्ट पीपल्स लिया करते थे, और जो कम पार्ट होता था लैंड का वो लोअर कास्ट पीपल को मिलता था, ठीक है। आप ये जो लोअर कास्ट पीपल थे, अब बताओ ये 7 से 8, मान लीजिए जो लोअर कास्ट फैमिली है उनमें एक फैमिली की जो पूरी फैमिली है उसमें टोटल मेंबर है 12, ठीक है, टोटल मेंबर्स आर 12। अब उन्हें 1 बीघा ज़मीन मिल रही है, 1 बीघा में 100 क्विंटल, सॉरी 100 नहीं, 1 क्विंटल मान लीजिए गेहूँ हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए 1 क्विंटल गेहूँ हो रहा है, ठीक है। तो 1 क्विंटल गेहूँ हो रहा है, उससे उनका खर्चा वगैरह भी चलेगा, वो बेचेंगे भी, वो खाएंगे भी, तो लाइक 1 साल 6 महीने कैसे वो खा भी लेंगे, पैसे कमा भी लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इन लोगों को करना क्या पड़ता था, जो अपर कास्ट पीपल हैं, ठीक है, जो अपर कास्ट पीपल हैं उनके यहाँ जाना पड़ता था, उनके लैंड्स पर काम करना पड़ता था, और इन्हें उनके जितना वो चाहते थे उसके अकॉर्डिंग इन्हें वेजेस प्रोवाइड होते थे, मतलब सैलरी प्रोवाइड होती थी। और इन्हें क्या, अगर कभी वेजेस नहीं हो पाते थे तो ये जो होते थे ग्रेन्स वगैरह दे दिया करते थे अपर कास्ट वाले पीपल्स, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था एक फ्यूडल प्रिविलेजेस या फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, मतलब जो अपर कास्ट पीपल वगैरह थे, जो क्लर्जी कम्युनिटी की थी या नोबलिटी कम्युनिटी थी, वो जो कॉमन पीपल्स थे उनको बुलाया करती थी और अपनी सेवा करवाया करती थी, और बहुत स्मॉल अमाउंट में वेजेस दिया करती थी। सेम ऐसे ही ये भी है, ओके। तो देखो आगे, अच्छा, फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है 1960 में कि जो लैंड एरिया होता है वो एकदम फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले क्या है, इतना ही मिलेगा इन लोगों को, इतना मिलेगा इन लोगों को, लेकिन 1960 के अराउंड जो लैंड एरिया होता है वो फिक्स हो जाता है। देखो क्या है, कल्टिवेशन। By then, some of the wastelands in our village had been converted to cultivated land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation, ठीक है। अब क्या हुआ 1960 से एक तरीके से क्या हुआ, जो लैंड एरिया थे वो फिक्स कर दिए गए थे, ठीक है। अब अच्छी पैदावार भी होने लगी थी। ऐसा कैसे हुआ था, एक आई थी हाई एड प्रोडक्ट्स, सॉरी हाई एड वेराइटी, H/B, ठीक है, ये एक आया था।
अब देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले इतना अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते थे, तो काफ़ी कम प्रोडक्शन हुआ करता था। फिर ये HYP बनाई गई। HYP का मतलब होता है हाई ईल्ड वैरायटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर HIGH, हाई ईल्ड, स्पेलिंग गलत हो गई, हाई ईल्ड एंड वैरायटी। ठीक है, हाई ईल्ड वैराइटीज़ का है, मतलब इसमें क्या करा गया, जैसे अभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं जो भी सीड्स वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप जो भी बीज यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए ही है हाई ईल्ड वैरायटी। पहले बिल्कुल एकदम शुद्ध जो बीज वगैरह आते थे वो आते थे, इससे एक तो कम प्रोडक्शन होता था और काफ़ी देर में होता था। फिर एक केमिकली फॉर्म में HYP मतलब ये सीड्स आने लगे, इससे क्या होने लगा, इससे जल्दी प्रोडक्शन होने लगा, और जल्दी प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होने लगा, जो मात्रा थी ना क्रॉप्स वगैरह की, कुछ ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक तरीके से उन्होंने उस टाइम पीरियड पे जो भी हमारे यू नो थे, उन्होंने क्या करा, 1916 के अराउंड वो जो भी लोग थे, उन्होंने एक तरीके से जो भी लैंड एरिया था उसको फिक्स कर दिया था। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। ठीक है, जो ऐसा यूनिट है लैंड को मेजर करने की वह हेक्टर है। दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्पर्स्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा। ठीक है, जिसको हम लोग बीघा भी कहते हैं, जो कि लाइक हमारे विलेजेस सिस्टम में कहा जाता है। ठीक है, गुंठा एटसेट्रा बीघा कहते हैं, गुंठा कहते हैं। ठीक, सो 1 hectare equals for the area of a square with site measure 100 मीटर। ठीक है, तो ये जो एक हेक्टर होता है वो आपके जो जितना भी आपका एरिया है उसका स्क्वायर। ठीक है, विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर, जिसमें एक साइड जो होगी वो 100 मीटर मेजर करी जाएगी। सो कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 hectare फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो 1 hectare का जो एरिया है वो हम लोग अपने स्कूल ग्राउंड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ओके, देखो अब यही वो सेम आ गया टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया था, HYP वाला, हाई एड वैरायटी। ठीक है, इसमें वही बताया गया जो HYP आया था। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर में थोड़ा देख लेते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, पालमपुर जो विलेज है वो वेस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता था। सो ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जितने भी लैंड है वो सब कल्टिवेट हुआ करते थे पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, या कोई भी जो लैंड था वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ा जाता था। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, बरसात के सीज़न में, जिसमें मतलब हम लोग खरीफ क्रॉप ग्रोन करते हैं, 3 टाइप्स की हमारी क्रॉप्स होती है, खरीफ, रबी एंड जायद। तो पानी के सीज़न में बेसिकली हम लोग खरीफ क्रॉप्स का ग्रोन अप करते हैं। फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, तो इन द सीजन ऑफ लाइक रेनी सीजन, मतलब जो भी हम लोग उस टाइम पे क्रॉप्स करते हैं उनको हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जिसमें जो फार्मर्स हैं वो ज्वार हैं, बाजरा हैं, इसको ग्रोन अप करा करते थे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में देख लिया आप, लाइक हम लोग राइस वगैरह भी ग्रोन अप करते हैं। ठीक है, तो दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हुआ करते थे कैटल, ठीक है, ये बकरियाँ वगैरह हैं, चराने वगैरह काम में आते थे। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के टाइम में ये क्या था कि पोटैटो वगैरह का ग्रोन अप हुआ करता था। सो इन द विंटर सीजन रबी, और रबी सीजन में क्या हुआ करता था, फील्ड्स आर स्टोन विद वीट। जो फील्ड्स वगैरह हुआ करते थे वीट से, मतलब वीट के जो मतलब गेहूँ होते हैं उसके बीज डाले जाते थे फील्ड्स के अंदर इन द सीजन ऑफ रबी सीजन। ठीक है, रबी सीजन लाइक आपका अक्टूबर नवंबर में होता है, इसको हम लोग विंटर सीजन भी कहते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट द मार्केट ऑफ राइगंज। ठीक है, वीट प्रोड्यूस जो भी हुआ करता था, उसमें जो फार्मर्स हैं वो वीट्स लिया करते थे, और कुछ वीट जो है वो अपना सफिशिएंटली रख लिया करते थे, और कुछ वीट को सेल आउट कर लेते थे। सो अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द लैंड, एक जो पार्ट ऑफ लैंड होता था वो शुगर केन से भी हुआ करता था। ठीक है, जो कि हर एक साल में एक बार होता था। एंड इट्स रॉ मटेरियल एज जैगरी। ठीक है, जैसे जैगरी में था, एंड इट सोल्स टू ट्रैडर्स इन शाहपुर। शाहपुर में लाइक जो हम लोगों ने स्मॉल टाउन पढ़ा था, सो वहाँ पे जो भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो भी विक्रेता हुआ करते थे, उनसे लिया जाता था, मतलब दिया जाता था उनको। सो द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू grow the grow three different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। ठीक है,
वेल डेवलप सिस्टम हो गया था इरीगेशन का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी प्रोवाइडेड हो रही थी, तो आसानी से क्या हुआ करता था, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होने लगा था। तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, Persian wheels fire. Okay. Till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields people so that electric run tubers could irrigate. ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आती थी तो ये जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं ये भी रन अप करते थे और काफ़ी अच्छे से हमारा प्रोडक्शन होता था। देखो आगे बढ़ता है। लार्जर एरियाज ऑफ लैंड, देखिए द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो कुछ ट्यूबवेल्स स्टार्टिंग में बने थे जो कि गवर्नमेंट ने बनाए थे। सून हाउएवर फार्मर्स, So soon, however, farmers started setting up private tubewells. फिर जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, ये लोग प्राइवेट ट्यूबवेल्स बना लिया करते थे। So as a result, by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. फिर एक सेंसस निकाला गया 1970 का कि जिसमें क्या हुआ, 200 जो हेक्टर था उसको इरिगेट कर दिया गया था, मतलब इतना इरिगेशन आगे बढ़ चुका था। फिर ये इरिगेशन का एक पार्टली दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। सो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द एरिया इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक ही लैंड पर अलग अलग क्रॉप का ग्रोन होना एक ही टाइम पीरियड में उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको एक तो लैंड एरिया जो होता है उसको न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड होते हैं और काफ़ी आपका जो लैंड एरिया होता है वो मजबूत हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारे लैंड को। ओके, सो फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स, दो मेन क्रॉप्स ग्रोन होते थे पालमपुर में। मैनी आर ग्रोन पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, ठीक है, थर्ड क्रॉप जो है वो पोटैटो हुआ करता था इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, ठीक है। ओके यार देखो कितना बड़ा चैप्टर है, चैप्टर बहुत बड़ा है, लोग बस यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ तक पढ़ ले रहे हैं, राइट, यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, रात हो रही काफ़ी। सो इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या अगर इरीगेशन में करना है तो उसका एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, फिल द इधर टेबल्स वगैरह ले रखे, ठीक है। अब देखिए, सो द आउटर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर ईल्ड्स। ईल्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ईल्ड होता क्या है, ईल्ड आपको ने बहुत सुना होगा, ईल्ड है एक पर्टिकुलर लैंड पर कितना क्रॉप प्रोड्यूस होता है, उसी को ईल्ड कहते हैं। So during a single season, till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields, ठीक है। 1960 में क्या था, 1960 के टाइम में ये देखा जाता था स्टार्टिंग में 1960 में कि जो एक सिंगल सीजन है उसमें जो सीड्स ग्रोन हो रहे हैं उनका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है, और देर भी काफ़ी लग रही है। सो ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, फार्मर्स यूज्ड काऊ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो पुराने टाइम में हुआ करता था कि काऊ डंग, गोबर वगैरह है और नेचुरल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, इनका यूज़ अप हुआ करता था। सो ऑल अदर वर readily available with the farmers who did not have to buy them, okay। सो ये हुआ किन लोगों के लिए करता था, ये लोग, ये जो बोलो मतलब ये जो गोबर वगैरह के जो खाद वगैरह डाली जाती थी, ये जिनके पास पैसा नहीं था वो लोग डालते थे, तो इनका जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी दिनों में हुआ करता था। So the Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivate of wheat and rice using high yielding variety, ठीक है। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960 में, ओके, सो आपको ये होमवर्क है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है बेसिकली किसने स्टार्ट करवाया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग हरित क्रांति भी कहते हैं। चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो हरित क्रांति है ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1960 और इसको स्टार्टअप करवाया था, इसको स्टार्टअप करवाया था आपके, किसने करवाया था, ये आप लोग होमवर्क में लेके आइए, ठीक है। बहुत ही अच्छे हैं उनका नाम, चलो मैं आपसे हिंट में दे देता हूँ, एम से स्टार्ट होता है, ओके। सो आई होप कि आप लोग अब इसको होमवर्क में करके लाएंगे। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर है वो डालिएगा और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, ओके।
तो इन्होंने एच वाई बी मतलब एक तरीके से ये कहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने स्टार्ट करवाया था, और एच वाई बी जो था मतलब हाई ईल्ड वैरायटी वहीं से स्टार्टअप हुआ था। ठीक है, तो यही था मतलब यही हम लोगों ने आज पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय। आप पढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे आपसे। ठीक है, ये देखिए बड़ा चैप्टर काफ़ी है, आई थिंक 2 पार्ट्स और पढ़ेंगे इसके। ओके, हाँ 2 पार्ट और बन जाएंगे आसानी से, 2 से 3 पार्ट और बन जाएंगे। ओके, सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।